नमस्कार, वंदे मातरम। राजस्थान अध्ययन के इस श्रृंखला में आज हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन किसानों पर हो रहे विभिन्न अत्याचारों के विरोध में किया गया। उन पे विभिन्न लाग बाग और टैक्सों की अत्यधिक वृद्धि और विभिन्न लगान लगाने के कारण किसानों ने आंदोलन किया। इन्हीं में से राजस्थान में होने वाले किसान आंदोलन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज का प्रथम जो किसान आंदोलन है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ? 1897 से लेकर के 1941 तक। इसका मतलब काफ़ी लंबा पीरियड रहा है इसका, और देश का प्रथम किसान आंदोलन था। इसे हाईलाइट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेड और ब्लू दो तरह के फ़ैन का उपयोग किया गया है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें 1897 से 1941। पहली बात टाइम पीरियड याद रखना है, कब? 1897 से 1941। ठीक है। देश का प्रथम संगठित, व्यापक, अहिंसक और सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन, यानी जो देश का प्रथम किसान आंदोलन था, सबसे लंबे चौड़े क्षेत्र में विस्तृत था, हिंसा नहीं हुई थी। इस किसान आंदोलन को राजस्थान का ही नहीं, भारत का प्रथम किसान आंदोलन कहते हैं। यह किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक कुल 44 वर्षों तक चला। यानी अनेक किसान आंदोलन चले देश के अनेक क्षेत्रों में, लेकिन सबसे लंबे समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला। ठीक है। यह किसान आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा चलाया गया। यह किसान आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा चलाया गया। इसका मतलब मुख्य रूप से धाकड़ जाति थी, लेकिन इसके अलावा अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। अत्यधिक लगान तथा अनुचित लागबाग के कारण यह आंदोलन चलाया गया। इसका मतलब किसानों पर अत्यधिक टैक्स लगा दिए गए थे, जिसके कारण किसान त्रस्त हो गए और अपने ही खेतों में गुलाम बन करके रहने लगे। इसमें बिजोलिया ठिकाने का ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह था। बिजोलिया का मतलब क्या हुआ? जो भीलवाड़ा ज़िला है वहाँ एक ठिकाना था बिजोलिया, और उसका ठिकानेदार था राव कृष्ण सिंह। कौन था? राव कृष्ण सिंह बिजोलिया का ठिकानेदार था। इसी समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, क्योंकि मेवाड़ रियासत थी और मेवाड़ के महाराणा उसमें कौन थे? फतेह सिंह। बिजोलिया ठिकाना था और ठिकानेदार थे राव कृष्ण सिंह। क्योंकि ये फैक्ट ज़रूरी हैं, बात कर रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। 1897 से 1941 पहला फैक्ट। दूसरा, देश का सबसे लंबा चलने वाला। तीसरा, धाकड़ जाति के किसान। चौथा, अत्यधिक लाग बाग और अनुचित लगान। ठीक है। और अगला फैक्ट आता है, ये मेवाड़ के महाराणा उस समय थे फतेह सिंह, और जहाँ ये आंदोलन हुआ वो ठिकाना था बिजोलिया, और बिजोलिया के ठिकानेदार थे राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार के कर लगते थे। ये भी याद रखना है, कितने प्रकार के कर थे? 84 प्रकार के कर लगे थे। बिजोलिया के किसान आंदोलन का प्रणेता किसको माना जाता है? साधु सीताराम दास को। ये अगला फैक्ट है, साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता। इसका मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है साधु सीताराम दास को। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली था। ठीक है। वर्तमान में बिजोलिया कहते हैं, और प्राचीन जो नाम था उसका नाम था विजयावली। शायद स्पष्ट दिख रहा है, ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब की बार कम ही हाईलाइट करूँगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित है। ये ऊपरमाल जागीर का हिस्सा था। यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, बिजोलिया की अगर रियासत पूछे तो मेवाड़ रियासत थी, अगर जागीर पूछे तो ऊपरमाल जागीर थी। ठीक है। भीलवाड़ा जिला, ऊपरमाल जागीर। ऊपरमाल जागीर राणा सांगा ने अशोक परमार को भेंट की थी। ये ऊपरमाल जागीर की बात करें तो राणा सांगा ने अशोक परमार को भेंट की थी। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार को माना जाता है। ये फैक्ट है, इम्पोर्टेंट भी है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक किसको माना जाता है? अशोक परमार को। ठीक है। 1897 में बिजोलिया ठिकाने के गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु शोक के अवसर पर सभी किसान वहाँ एकत्रित हुए। किसान त्रस्त थे, मौके की तलाश में थे, और एक मौका ऐसा आया 1897 में ही,
बिजोलिया ठिकाने का गांव था गिरधारीपुरा। बिजोलिया ठिकाने का गांव था गिरधारीपुरा, ठीक है। वहाँ किसान थे, ये नाम भी आ सकता है गंगाराम धाकड़, क्योंकि धाकड़ जाति के किसान हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। 1897 की बात है। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया ठिकाने के गिरधारीपुरा गांव में, गांव का नाम भी आ सकता है, गंगाराम धाकड़ नामक के किसान के पिता की मृत्यु शोक के अवसर सभी किसान एकत्रित हो गए। यहाँ ये प्लानिंग करते हैं। सामूहिक रूप से कृष्ण सिंह की शिकायत मेवाड़ के महाराणा तक पहुँचाने के लिए नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल को चुना। इन लोगों ने फैसला किया कि ठिकानेदार जो वर्तमान में कौन था, उसमें तात्कालिक परिस्थिति में कृष्ण सिंह था। उस कृष्ण सिंह की शिकायत की जाए महाराणा से, और उसमें मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। फतेह सिंह तक कृष्ण सिंह की शिकायत पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने 2 प्रतिनिधियों को चुना, जिसमें एक का नाम था नानाजी पटेल, ठीक है। एक का नाम था नानजी पटेल भी आता है, नानाजी पटेल भी आता है, और दूसरे का नाम था ठाकरे पटेल, दूसरे थे ठाकरे पटेल। इन दोनों को चुना भी आप कृष्ण सिंह की शिकायत फतेह सिंह तक पहुंचाएं। बाद में कृष्ण सिंह ने दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। इसका मतलब कृष्ण सिंह को जब सूचना लगी कि उनकी शिकायत फतेह सिंह महाराणा तक पहुंचाई जा रही है, तब वह काफ़ी नाराज़ हुए, और उनके जो 2 प्रतिनिधि थे नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल, इनको ठिकाने से ही निकाल दिया, बिजोलिया से ही निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह ने बिजोलिया की जनता पर चंवरी कर नामक नया कर लगाया। ये याद रखना है, तारीख भी याद रखनी है, और किसने लगाया ये भी याद रखनी है। 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह था, इन्होंने बिजोलिया की जनता पर एक कर लगाया। उस कर का नाम था चंवरी कर। क्या नाम था? चंवरी कर। कब लगाया? 1903 में, ठीक है। चंवरी कर एक प्रकार का विवाह कर था, जिसका शुल्क 5 रुपये रखा गया था। 5 रुपये लगता था चंवरी कर। कब लगाया गया? 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह के द्वारा, ठीक है। 1903 में ठाकुर कृष्ण सिंह के द्वारा चंवरी कर लगाया गया, जो 5 रुपये रखा गया था। ये एक प्रकार का विवाह का कर था। जब लड़की की शादी होती थी, चंवरी के समय 5 रुपये का टैक्स देना पड़ता था। किसानों ने इसका विरोध करते हुए ठाकुर की ज़मीन पर हल चलाने से मना कर दिया। अंततः ठाकुर कृष्ण सिंह ने यह कर वापस ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? जब ठाकुर कृष्ण सिंह मजबूर हो गए कि उनके खेत खाली रह रहे हैं, तब मजबूरन कृष्ण सिंह को इस प्रकार का फैसला जो कर लगाया गया था चंवरी कर, वो हटा लिया गया। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह बिजोलिया के नए ठिकानेदार बने। 1903 में जब चंवरी कर लगाते हैं, तब मजबूरन किसानों के आगे झुकना पड़ा था कृष्ण सिंह को, और 1906 में उसी कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नए ठिकानेदार बनते हैं पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में नए ठिकानेदार कौन आते हैं? पृथ्वी सिंह आते हैं। आते ही क्या करेंगे? नया टैक्स लगा देंगे। 1906 में ठाकुर पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया की जनता पर तलवार बंधाई नामक नया कर लगा दिया, ठीक है। देखो, चंवरी कर किसने लगाया था? चंवरी कर लगाया था कृष्ण सिंह ने। और फिर पृथ्वी सिंह आए। पृथ्वी सिंह ने क्या किया? 1906 में तलवार बंधाई कर लगा दिया, जो कि एक प्रकार का उत्तराधिकारी कर था। इस पर कर को अपमानित कर की संज्ञा दी गई। इसका मतलब क्या? जब नए उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाता था, उस समय एक नया कर लगा दिया जाता था। 1906 में ठाकुर पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया की जनता पर तलवार बंधाई नामक जो कर लगाया था, उस कर का कुछ लोगों ने विरोध किया। कौन कौन थे? जिसमें साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण और ब्रह्मदेव। कौन कौन नाम आते हैं कई बार। जो तलवार बंधाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया की जनता पर लगाया था, जिससे अपमानित कर की संज्ञा दी गई थी, उसका विरोध करते हुए किसानों ने क्या किया? साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में विरोध किया। विरोध करने वाले मुख्य लीडर कौन है? साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण और ब्रह्मदेव। ये विरोध कर रहे हैं। अब आता है, इसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1914 से 1918। लगभग सभी जानते हैं। यूरोप में लगभग इस समय आपात स्थिति थी। विश्व 2 गुटों में बंटा हुआ था। उसमें इंग्लैंड भी एक गुट में सदस्य था, और इंग्लैंड इस मजबूरी में अपने अधिकतर सैनिकों को यूरोप में भेजने में मजबूर हो गया था। इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के उद्देश्य से भारतीयों ने भी योजना बनाई। लेकिन आर्थिक स्थिति से जब यूरोप में
इंग्लैंड को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने नया कर लगा दिया था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय बिजोलिया की जनता पर युद्ध चंदा थोपा गया था। क्यों थोपा गया? प्रथम विश्व युद्ध के कारण, क्योंकि इंग्लैंड को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, युद्ध में अत्यधिक मात्रा में खर्च हो रहा था। उस खर्च की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से बिजोलिया की जनता पर युद्ध चंदा थोपा गया, जिसका किसानों ने विरोध किया। तब मेवाड़ सरकार ने इसकी जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया, लेकिन सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को नकार दिया। इसका मतलब क्या हुआ? युद्ध चंदा लगाया गया, किसानों ने विरोध किया तो उसकी जांच के लिए सरकार को पहले झुकते हुए एक जांच आयोग गठित किया गया। उस आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने किसानों के पक्ष में फैसला दिया तो सरकार क्या करेगी? इस आयोग की जो भी सिफारिशें थी उसको नकार दिया। स्पष्ट था कि नकारना ही था, क्योंकि सरकार अपने खिलाफ किसी भी डिसीजन को उपयुक्त नहीं मानती थी। अब आता है बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रमुख व्यक्तित्व, जिसका नाम है विजय सिंह पथिक। क्या नाम है? विजय सिंह पथिक। ये नाम काफ़ी वाकिफ़ है, इन नाम से सभी लोग। इनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। कहाँ जन्म हुआ? बुलंदशहर, यूपी में। पथिक जी ने गोपाल दास खरवा के साथ मिलकर के वीर भारत सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। पथिक जी ने क्या किया? गोपाल दास खरवा के साथ मिलकर के वीर भारत सभा नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया। पथिक जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, क्योंकि विजय सिंह पथिक को पता था कि अंग्रेज़ों का लगभग पूरा ध्यान यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध पर है। इसीलिए उसी का फ़ायदा उठाते हुए, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए संपूर्ण उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। लेकिन योजना का खुलासा हो जाने पर अंग्रेज़ों ने इन्हें टोडगढ़, जो अजमेर में है, वहाँ जेल में कैद कर दिया। ठीक, अंग्रेज़ों को पता चला कि ये क्रांति करेंगे, तब इस संदिग्ध समझते हुए, इनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टोडगढ़, जो सबसे सुरक्षित स्थान था अंग्रेज़ों की तरफ से, उस जेल में बंद कर दिया। टोडगढ़ कर्नल जेम्स टोड द्वारा निर्मित एकमात्र राजस्थानी दुर्ग है जो पूर्णतः यूरोपियन शैली में है। राजस्थान में एकमात्र यूरोपियन शैली में निर्मित दुर्ग कौन सा है? तो वो कौन सा है? टोडगढ़ अजमेर का है, कर्नल टोड के द्वारा बनाया गया था। टोडगढ़ जेल से पथिक जी फरार होकर के नाथ द्वारा राजसमंद पहुंच गए। वहाँ जेल को तोड़ करके, सलाखों को तोड़ते हुए ये फरार हो गए और नाथ द्वारा राजसमंद पहुंच गए। यहीं पर भूप सिंह ने लोगों को पहली बार विजय सिंह के नाम से परिचय दिया, लेकिन साधु सीताराम दास इन्हें पहचान गया तथा अपने साथ बिजोलिया ले आए। मतलब मुलाकात होती है साधु सीताराम दास की, कहाँ पे? नाथ द्वारा राजसमंद। 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका मतलब क्या हुआ? 1897 से चलने वाला जो किसान आंदोलन था, उसके जो नेतृत्व करता है वो चेंज हो रहे हैं 1916 में। 1897 में साधु सीताराम दास आए, 1916 तक किया। जब नाथ द्वारा में विजय सिंह पथिक, जो मूल नाम भूप सिंह था, से मुलाकात हुई साधु सीताराम दास की, तब इनके नेतृत्व क्षमता को देखते हुए इन्होंने क्या किया? नेतृत्व दे दिया। किसको? विजय सिंह पथिक को नेतृत्व दिया 1916 में। तो 1917 में विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया में उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। उपरमाल किसान पंच बोर्ड, और जिसकी प्रथम अध्यक्षता की श्रीमन्ना पटेल ने। ये भी क्वेश्चन आता है, उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में। ठीक है, किसने की? विजय सिंह पथिक ने। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्रीमन्ना पटेल। 3 फैक्ट है। 1917 में विजय सिंह पथिक ने उपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, और इसके प्रथम अध्यक्ष या सरपंच जिसको कहें तो श्रीमन्ना पटेल थे। ठीक है। 1919 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा, महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन आता है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कब? 1919 में, वर्धा, महाराष्ट्र में। ठीक है। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा, महाराष्ट्र से अजमेर, राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हो रही है वर्धा, महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा, और अगले ही साल जो राजस्थान सेवा संघ का हेडक्वार्टर है वो अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। इस आंदोलन के प्रति लोगों में जागृति लाने के लिए विजय सिंह पथिक ने समाचार पत्र प्रकाशित किए। राजस्थान सेवा संघ की बात कर रहे हैं, वर्धा, महाराष्ट्र में 1919 में स्थापना। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा, महाराष्ट्र से अजमेर में स्थानांतरित। और इस आंदोलन
जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके प्रति लोगों में जागृति लाने के लिए विजय सिंह पथिक ने समाचार पत्र प्रकाशित किए, जिसमें पहला नाम आता है राजस्थान केसरी का, जो वर्धा महाराष्ट्र में 1920 में ही प्रकाशित हुआ। जयनारायण व्यास उसके संपादक थे। 1920 में राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से जयनारायण व्यास संपादक, ठीक है। फिर आया नवीन राजस्थान, जो अजमेर में 1922 में प्रकाशित हुआ, जयनारायण व्यास के संपादकीय में। नवीन राजस्थान, अजमेर राजस्थान 1922। लेकिन इस नाम से आपत्ति होने के फलस्वरूप नया नाम रखा गया तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान का नाम चेंज करके 1923 में तरुण राजस्थान रखा गया। वह अजमेर से ही प्रकाशित था, ठीक है। फिर आता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रताप नामक जो अखबार था, वो कानपुर उत्तर प्रदेश से 1924 में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ये महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं कोई न कोई एग्ज़ाम में आ ही जाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो प्रथम किसान आंदोलन जिसको कहें बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके प्रति जागृति लाने के लिए विजय सिंह पथिक ने जो 4 समाचार पत्र निकाले, जिसमें प्रथम था 1920 का राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से, 1922 का नवीन राजस्थान अजमेर राजस्थान से, नवीन राजस्थान का 1923 में पुनर्संस्करण तरुण राजस्थान आया, फिर 1924 में प्रताप कानपुर से अखबार प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। 4 फरवरी 1922 को एजीजी राजस्थान, एजेंट टू गवर्नर जनरल जिसको कहें, रॉबर्ट हॉलैंड स्वयं बिजोलिया आए। इसका मतलब एक फैक्ट तो ये हो गया, जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो एजीजी कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड थे राजस्थान के एजीजी। कब की बात है? 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को एजीजी राजस्थान रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया आए। इन्होंने किसानों तथा ठाकुर पृथ्वी सिंह के मध्य समझौता करवा दिया, लेकिन यह समझौता अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहा। 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। इसका मतलब 1916 से शुरू होकर के 1927 तक कार्य किया। 1897 से 1916 तक तो आए थे साधु सीताराम दास, फिर 1916 से लेकर के 1927 तक आते हैं विजय सिंह पथिक। 1927 में विजय सिंह पथिक क्या हुए? आंदोलन से अलग हो गए। विजय सिंह पथिक के जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व क्रमशः किसने किया, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले आ रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा। देखो, पहले साधु सीताराम दास आए 1897 से 1916, फिर विजय सिंह पथिक आए 1916 से 1927 तक, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन आए? थोड़े थोड़े समय के लिए माणिक्यलाल वर्मा आए, फिर जमनालाल बजाज आए, फिर हरिभाऊ उपाध्याय आए, फिर अंत में माणिक्यलाल वर्मा आए, ठीक है। याद करो, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला साधु सीताराम दास, दूसरा विजय सिंह पथिक, तीसरा माणिक्यलाल वर्मा, चौथा जमनालाल बजाज, पांचवा हरिभाऊ उपाध्याय और छठा आता माणिक्यलाल वर्मा। लगातार लिख के याद करना है, ठीक है। अब जमनालाल बजाज को क्या कहते हैं? गांधी का 5वां पुत्र भी कहते हैं। ऑप्शन में आ गया गांधी के 5वां पुत्र उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो है जमनालाल बजाज। गुलाम नंबर 4 भी स्वयं को कहते थे जमनालाल बजाज। हरिभाऊ उपाध्याय दा साहब, हरिभाऊ उपाध्याय की बात करें तो जो धारा सभा थी अजमेर मेरवाड़ा की, अलग विधानसभा थी 30 सीटों की, उसके मुख्यमंत्री थे एक तरह से हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है, दा साहब। माणिक्यलाल वर्मा अंतिम रूप से बने। आंदोलन के अंतिम चरण का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। उनकी धर्मपत्नी थी श्रीमती नारायणी देवी वर्मा। उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया। आंदोलन उग्र होता देखकर मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी, कौन थे मेवाड़ के प्रधानमंत्री? टी श्री विजय राघवाचारी ने बिजोलिया का मामला मोहन सिंह मेहता को सौंप दिया। मतलब मोहन सिंह मेहता इसकी जांच करेंगे। उसमें एक फैक्ट तो ये हो गया, उसके प्रधानमंत्री कौन थे मेवाड़ के? तो टी श्री विजय राघवाचारी। क्या करेंगे? ये एक जांच कमेटी बनाएंगे और जांच का मामला सौंपेंगे मोहन सिंह मेहता को। जो बिजोलिया आए तथा किसानों के साथ समझौता कर उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया और आंदोलन समाप्त कर दिया। इसका मतलब 1941 में, 1897 में शुरू हुआ आंदोलन 1941 में समाप्त हुआ और कुल मिलाकर के 44 वर्षों तक चला, लेकिन अहिंसक रहा। बिजोलिया किसान आंदोलन को किसानों हेतु किसानों का आंदोलन या किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इसका मतलब पूरे भारत में किसान आंदोलन का जनक इसको माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले शुरू हुआ। अभी जो हमने पढ़ा था
जमनालाल बजाज के बारे में, गुलाम नंबर 5 और गांधी जी का गुलाम नंबर 4 और गांधी जी का 5वां पुत्र। तो गुलाम नंबर 1 का क्या मतलब है? ये गुलाम नंबर 1 स्वयं को कहते थे। गुलाम नंबर 1 भारत माता को कहते थे। गुलाम नंबर 2 भारतीय शासकों को कहते थे। गुलाम नंबर 3 सिक्कर को कहते थे, क्योंकि सिक्कर की कर्मस्थली थी। गुलाम नंबर 4 जमनालाल बजाज स्वयं को मानते थे कि मैं खुद भी गुलाम हूँ। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा पहला किसान आंदोलन, जो संपूर्ण देश में सर्वप्रथम शुरू होने वाला व्यापक अहिंसक किसान आंदोलन था, जिससे भारत में किसान आंदोलनों का जनक माना जाता है। तो एक बार वापिस बिजोलिया किसान आंदोलन के जो मुख्य फैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, बिजोलिया भीलवाड़ा ज़िले में है, ऊपरमाल जागीर का हिस्सा है। ठीक है, 1897 से 1941 तक कुल 44 वर्षों तक चला। ज़्यादा फैक्ट है नहीं। तो प्रथम ठाकुर थे ठिकानेदार की बात करें तो राव कृष्ण सिंह, फिर पृथ्वी सिंह आते हैं। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। 84 प्रकार के कर थे। पहला नेतृत्व साधु सीताराम दास करते हैं। उसके बाद में विजय सिंह पथिक और अन्य व्यक्ति, कुल मिलाकर के 6 व्यक्ति इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अब आता है 1897 में ये शुरू होता है गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु शोक में गिरधारीपुरा गांव में, और कृष्ण सिंह की शिकायत मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचाने के लिए नानाजी पटेल ठाकरे पटेल का चुनाव, लेकिन कृष्ण सिंह ने बाद में इन दोनों को निकाल दिया। 1903 में चंवरी कर लगाया कृष्ण सिंह ने, जो 5 रुपये का था, एक चंवरी पर लगाया जाने वाला कर था। बाद में क्या, 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में पृथ्वी सिंह आए, और आते ही इन्होंने तलवार बंधाई कर यानी अपमानित कर की संज्ञा देगी वो लगाया। विरोध किया साधु सीताराम दास ने, फतेहगढ़ चारण ने, ब्रह्मदेव ने। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 शुरू हो जाता है, और युद्ध चंदा जनता पर थोपा जाता है, जिसका विरोध किसान करते हैं। तो जिसकी जांच के लिए कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन होता है, ये किसानों के पक्ष में फैसला देता है, लेकिन सरकार क्या करेगी, इनकी रिपोर्ट को नकार देगी। फिर हमने पढ़ा विजय सिंह पथिक, जो कि दूसरा नेतृत्व करता था बिजोलिया किसान आंदोलन के, जिनका जन्म बुलंदशहर यूपी में हुआ। मूल नाम भूप सिंह था। इन्होंने गोपाल दास खरवा के साथ मिलकर के वीर भारत सभा की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के समय है, उत्तर भारत में सशस्त्र क्रांति की जो योजना बनाई गई थी, उस योजना का खुलासा हो जाने के बाद में पथिक जी को टोडगढ़ जेल अजमेर में कैद कर लिया गया। फिर टोडगढ़ जेल से रिहा होकर के, मतलब फरार होकर के, ये दक्षिण की ओर चले गए नाथद्वारा में। नाथद्वारा में साधु सीताराम दास से मुलाकात के बाद में 1916 में साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का नेतृत्व दे दिया। 1917 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तारीख याद रखनी है, फैक्ट याद रखने हैं। 1920 में इसी राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा जागृति लाने के लिए कई समाचार पत्र प्रकाशित किए, जिसमें मुख्य है राजस्थान केसरी, जो 1920 वर्धा महाराष्ट्र में प्रकाशित हुआ जयनारायण व्यास के संपादक में। फिर नवीन राजस्थान 1922 अजमेर से प्रकाशित हुआ। उसी का परिवर्तित रूप हुआ 1923 में तरुण राजस्थान अजमेर से। सर्वाधिक महत्वपूर्ण था प्रताप, जो 1924 में कानपुर से प्रकाशित हुआ उत्तर प्रदेश से, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। 4 फरवरी 1922 को रॉबर्ट होलैंड, जो कि एजीजी राजस्थान थे, वो बिजोलिया आए। ठाकुर पृथ्वी सिंह के साथ किसानों के साथ समझौता करवाया, लेकिन अधिक प्रभावी नहीं रहा। 1927 में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से स्वयं को अलग कर लिया। उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा आए, जमनालाल बजाज आए, हरिभाऊ उपाध्याय आए। माणिक्यलाल वर्मा अंतिम रूप से किया, और उन्हीं के साथ साथ उनकी पत्नी नारायणी देवी ने उनका सहयोग किया। फिर आंदोलन उग्र हो गया, तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी श्री विजय राघवाचारी। उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष थे मोहन सिंह मेहता, और मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाकर उनकी मांगों को मान लिया, और 1941 में 1897 से शुरू होने वाला आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, अभी पढ़ा था जमनालाल बजाज ने अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहा, तो गुलाम नंबर 1 माना उन्होंने भारत माता को, गुलाम नंबर 2 माना भारतीय शासकों को, गुलाम नंबर 3 माना सिक्कर को। ठीक है, अब अपने पढ़ रहे हैं बेंगो किसान आंदोलन। बिजोलिया के बाद में बेंगो, ये 1921 से 1925 तक रहा। प्रारंभ 1921 बेंगो किसान आंदोलन
कब प्रारंभ हुआ? 1921 में। बेंगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1921 में। बेंगू पहले भीलवाड़ा जिले में था, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, ये फैक्ट तो अपने पढ़ ही लेंगे। बेंगू ठिकाने का ठिकानेदार था ठाकुर अनूप सिंह, ये याद रखना है फैक्ट। ठिकानेदार कौन थे? तो बेंगू का ठिकानेदार कौन था? ठाकुर अनूप सिंह था। यह आंदोलन भी धाकड़ जाति के किसानों, इसका मतलब जो बिजोलिया किसान आंदोलन है और बेंगू किसान आंदोलन है, दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों ही मेवाड़ जो रियासत थी वहाँ वो संपन्न हुए हैं। दूसरा जिला की बात करें तो वो भी भीलवाड़ा से ही संबंधित है। जाति की बात करें तो वो धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा चलाया गया था। बेंगू का ठिकानेदार कौन था? ठाकुर अनूप सिंह था। बिजोलिया में कौन थे? राव कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह थे। ठीक है, कारण वही अत्यधिक लगान और अनुचित लागबाग। इस आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व भी विजय सिंह पथिक ही कर रहे हैं। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व अजमेर से किया, क्योंकि मेवाड़ राज्य में आने पर उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। विजय सिंह पथिक के आग्रह पर आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने स्वीकार किया। इसका मतलब क्या हुआ? अजमेर से आंदोलन कंप्लीट रूप से देखभाल नहीं कर पा रहे थे और आंदोलन को सही दिशा नहीं दे पाने के उद्देश्य से इन्होंने रामनारायण चौधरी को इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर दिया। इस आंदोलन को उग्र होता देख के अनूप सिंह, बेंगू का ठिकानेदार, ने किसानों के साथ समझौता कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? आंदोलन तेज हो रहा था और ठाकुर अनूप सिंह था, उन्हें लगा कि अपनी पकड़ से बाहर होता जा रहा है आंदोलन, तो उन्होंने किसानों के साथ समझौता कर लिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस समझौते को बोल्शेविक फैसला माना। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो केवल एक तरफा है, हमें इस मामले में पूछा ही नहीं गया, इसलिए इस फैसले को हम स्वीकार नहीं करते। अंग्रेज़ों ने इसको इनकार कर दिया मानने से और इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया जिसका नाम था ट्रेंच कमीशन, ट्रेंच आयोग। ये संबंध पूछा जाता है। ट्रेंच कमीशन का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन। ट्रेंच कमीशन क्या करेगा? जो जांच करेगा, जांच पक्ष किस में देगा? किसानों के पक्ष में देगा। ये भी पूछा जा सकता है बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किसे दी गई? तो जो समझौता हुआ था किसानों और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य बेंगू किसान आंदोलन के समय, उसको अंग्रेज़ों ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। बोल्शेविक का मतलब क्या हुआ है? एक विश्व इतिहास से संबंधित फैक्टर हैं जिसमें एक तरफा समझौता हुआ था। तो इस समझौते को अंग्रेज़ों ने मानने से इनकार कर दिया और आयोग गठित किया जिसका नाम था ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग की सिफारिशों का विरोध करने के लिए किसानों ने 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसान सभा का आयोजन किया। ट्रेंच ने किसान के विरोध में फैसला दिया, तो जिसके विरोध में, यानी ट्रेंच आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसके विरोध में 13 जुलाई 1923 को, ये याद रखना है, 13 जुलाई 1923 को किसानों ने गोविंदपुरा गांव, याद रखना बिजोलिया में गिरधारीपुरा गांव है और बेंगू में गोविंदपुरा गांव, 13 जुलाई 1923 को एक किसान सभा का आयोजन किया। ट्रेंच ने इस सभा पर गोलीबारी का आदेश दे दिया जिसमें अनेक किसान सहित लोकप्रिय किसान नेता रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ मारे गए। इसे गोविंदपुरा कांड कहते हैं। ठीक है, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इसका मतलब हुआ बेंगू किसान आंदोलन। गोविंदपुरा गांव में जब एकत्रित हुए थे किसान ट्रेंच आयोग की रिपोर्ट का विरोध करने के लिए, उस समय ट्रेंच द्वारा गोलीबारी के आदेश से अनेक किसान मारे गए और जिनमें किसान जो लीडर थे, जिसमें एक नाम आता है रूपाजी धाकड़ का, दूसरा नाम आता है कृपाजी धाकड़ का, ये मारे गए थे। और ये घटना क्या कहलाती है? गोविंदपुरा कांड। तो ये भी पूछा जा सकता है गोविंदपुरा कांड कब और कहाँ हुआ? तो गोविंदपुरा कांड हुआ 13 जुलाई 1923 को। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा कांड बेंगू किसान आंदोलन के समय ट्रेंच कमीशन की रिपोर्ट का विरोध करते हुए किसानों के द्वारा जो किसान सभा का आयोजन किया गया, उस पर ट्रेंच के आदेश से जो गोली चली उसमें रूपाजी कृपाजी धाकड़ सहित अनेक किसान नेता मारे गए और ये कांड कहलाता है गोविंदपुरा कांड। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को। इस घटना के बाद विजय सिंह पथिक आंदोलन में पुनः जुड़ गए और आंदोलन उग्र हो गया। इसका मतलब पहले वो अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में विजय सिंह पथिक प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन से जुड़ गए। अंततः 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में चलता रहा। 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार करके
लेकिन आंदोलन रुका नहीं। 1925 में बेंगू के किसानों की मांगों को मान लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। 1921 से शुरू होने वाला आंदोलन 1925 में समाप्त हुआ। ठीक है, तो एक बार बेंगू के बारे में वापस रिपीट कर लेते हैं। बेंगू 1921 से 1925। बेंगू भीलवाड़ा जिले में, वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में है। बेंगू का ठिकानेदार था ठाकुर अनूप सिंह। यह आंदोलन भी झाकड़ जाति के किसानों द्वारा अत्यधिक लगान और अनुचित लागबाग के खिलाफ चलाया गया। ठीक है, इस आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, लेकिन अजमेर से वो नेतृत्व को उचित रूप से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए रामनारायण चौधरी को इसका जिम्मा सौंप दिया। ठाकुर थे बेंगू के अनूप सिंह। किसानों ने आंदोलन तेज किया तो अनूप सिंह आहत हो गए और समझौता कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस समझौते को नहीं मानते हुए बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी और ट्रेंच आयोग गठित किया। ट्रेंच ने किसानों के विरोध में फैसला दिया, जिसके विरोध में, यानी ट्रेंच आयोग की रिपोर्ट के विरोध में, किसानों ने 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसान सभा का आयोजन किया। याद रखना, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसान सभा का आयोजन, जिसके विरोध में ट्रेंच ने गोलीबारी का आदेश दिया। अनेक किसान मारे गए, रूपा जी कृपा जी धाकड़ जैसे नेता मारे गए, और ये कांड है, गोविंदपुरा कांड कहलाता है, 13 जुलाई 1923 को। इस घटना से विजय सिंह पथिक आंदोलन से पुनः जुड़ गए। आंदोलन उग्र हो गया। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन लगातार चलता रहा। अंत में 1925 में किसानों की मांगों को मान लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। ये था दूसरा किसान आंदोलन। अब पढ़ रहे हैं निमोचना किसान आंदोलन 1924-1925। बिजोलिया बेंगू के बाद में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं निमोचना किसान आंदोलन। निमोचना वर्तमान अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, निमोचना की बात करें, जिले की बात करें, तो निमोचना का जिला है अलवर। निमोचना वर्तमान अलवर जिले में स्थित है। आंदोलन के समय अलवर के महाराजा थे जय सिंह। जब आंदोलन चल रहा था उस समय अलवर के महाराजा कौन थे? जय सिंह थे। महाराजा जय सिंह द्वारा लगान की दरों में वृद्धि, मेन कारण वही था। 14 मई 1925 को अलवर के किसानों ने अलवर में निमोचना गांव में किसान सभा का आयोजन किया। याद रखना, 14 मई 1925। 14 मई 1925 को किसानों ने निमोचना गांव में किसान सभा का आयोजन किया। 14 मई 1925 को अलवर में किसानों ने निमोचना गांव में किसान सभा का आयोजन किया। इस सभा पर शाही गोलीबारी की गई, अनेक किसान मारे गए, जिसका अनुमान लगभग 1500 किसान है। इसे निमोचना हत्याकांड कहते हैं। कब हुआ? 14 मई 1925 को। ये घटनाक्रम है, याद रखना है। हत्याकांड कौन सा है? निमोचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। अभी हमने पढ़ा था, कौन सा कांड पढ़ा था? अभी पढ़ा था गोविंदपुरा कांड। गोविंदपुरा कांड हुआ था 13 जुलाई 1923 को। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, 13 जुलाई 1923 को। और अभी पढ़ रहे हैं निमोचना हत्याकांड, ये 14 मई 1925 को हो रही है। जय सिंह महाराजा के द्वारा जो लगान की दरों में वृद्धि की गई, उसके विरोध में निमोचना गांव जो अलवर का है, वहाँ किसान सभा का आयोजन हो रहा है, जिस पर शाही गोलीबारी से लगभग 1500 किसान मारे गए। ये निमोचना हत्याकांड कहलाता है। अंत में महाराजा जय सिंह ने 18 नवंबर 1925 को बढ़ी हुई दरों को वापस ले लिया। इसका मतलब 18 मई 1925 को आंदोलन समाप्त हो गया। सर्वप्रथम रामनारायण चौधरी ने इस घटना को निमोचना हत्याकांड की संज्ञा दी। इसका मतलब निमोचना हत्याकांड शब्द किसने सर्वप्रथम उपयोग किया? तो वो है रामनारायण चौधरी। रियासत नामक समाचार पत्र में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की गई। ये याद रखने हैं, मुख्य कथन है। रियासत नामक समाचार पत्र है, वो तो कह रहा है, इसका तुलना कर रहा है किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। रामनारायण चौधरी क्या कह रहे हैं? निमोचना हत्याकांड इसका नाम दे रहे हैं। रामनारायण चौधरी निमोचना हत्याकांड नाम दे रहे हैं। रियासत नामक समाचार पत्र जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसकी तुलना कर रहा है। गांधी जी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया। गांधी जी क्या कह रहे हैं? ये जो कांड हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक है, तथा दोहरी डायरशाही की संज्ञा देते हुए इसकी आलोचना की। ये फैक्ट याद रखना है। निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ें तो वो आता है निमोचना हत्याकांड। ठीक है,
तो ये तीसरा किसान आंदोलन है, 1924-25 में अलवर ज़िले में संपन्न हुआ। उसमें मेवाड़ के, उस समय अलवर के महाराजा थे जय सिंह, कारण वही अत्यधिक लगान। 14 मई 1925 को निमोचना में किसान सभा का आयोजन, जिस पर शाही गोलीबारी से अनेक किसान मारे गए। 14 मई 1925 को निमोचना हत्याकांड हुआ। 18 मई 1925 को उनकी दरों को वापस ले लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। इस हत्याकांड को रामनारायण चौधरी तो निमोचना हत्याकांड की संज्ञा दी। रियासत नामक समाचार पत्र ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की और गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक और दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी। ठीक है, अब अपने पढ़ रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन। चौथा किसान आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन। मुख्य किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चौथा किसान आंदोलन है बूंदी किसान आंदोलन, जो 1922-23 में संपन्न हुआ। अप्रैल 1922 में चलाया गया। अत्यधिक लागबाग इसका कारण था। इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा हैं, ये याद रखना है, क्योंकि प्रजामंडल में भी इनका योगदान है। तो जो बूंदी किसान आंदोलन है उनका नेतृत्व करता है पंडित नैनूराम शर्मा। 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के किसानों ने शर्मा जी के नेतृत्व में डाबी गांव में किसान सभा का आयोजन करना है। ठीक है, ये याद रखना है। कब की बात है? 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव, कहाँ का? बूंदी का, वहाँ किसान सभा का आयोजन किया गया। इस सभा पर शाही गोलीबारी की गई, अनेक किसान मारे गए। याद करना है डाबी कांड। डाबी कांड का मतलब बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को। ये जो अभी भी हत्याकांड पढ़ रहे हैं उनकी तारीख याद करनी है। डाबी गांव का जो हत्याकांड है 2 अप्रैल 1923 बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। इस झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गए। नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से, ये भी पूछा जा सकता है। तो नानक जी भील का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। पंडित नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। इसका मतलब जो बूंदी किसान आंदोलन है वो 1922-23 में चलाया गया। इसका नेतृत्व करता थे पंडित नैनूराम शर्मा। कारण लगभग सभी को अत्यधिक लगान था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड होता है। इसका मतलब गोलीबारी में अनेक किसान मारे गए। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। झंडा गीत सर्च करके याद करना है, हो सकता है उसके फैक्ट भी आ जाए। पंडित नैनूराम को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे थे और आंदोलन समाप्त हो गया। इसका मतलब बूंदी किसान आंदोलन ज़्यादा लंबा नहीं चला, 1922 से 1923 तक संपन्न हुआ। बूंदी जिले में अप्रैल 1922 में शुरू, पंडित नैनूराम शर्मा नेतृत्व करता और 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड हो गया। अब आता है मेव किसान आंदोलन, जो 1932-33 में। इस आंदोलन मेव जाति के द्वारा अलवर और भरतपुर में चलाया गया। ये मेव जाति क्या होती है? फिरोज शाह तुगलक ने मीणा जाति के लोगों को धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया, जो मेव कहलाए। मेव क्या होती हैं? हिंदू थे, मीणा थे, और मीणा जाति के जो लोग थे वो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए गए, वो मेव कहलाए। अलवर और भरतपुर में मेव जाति रहती हैं। अत्यधिक लगान इसका कारण था। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली कर रहे थे। ये फैक्ट आता है। मेव किसान आंदोलन पहली बात तो हुआ कहाँ पे? अलवर भरतपुर में। उसका नेतृत्व करता कौन थे? मोहम्मद अली। कब हुआ? 1932-33 में। 1933 में अलवर के किसानों की मांगों को मान लिया गया और अलवर में किसान आंदोलन सफल रहा, लेकिन भरतपुर में आंदोलन को दबा दिया गया। यानी मेव किसान आंदोलन अलवर भरतपुर में हुआ। अलवर में तो माना गया, लेकिन भरतपुर में आंदोलन को दबा दिया गया। ये 2 प्रकार के फैक्ट है और मोहम्मद अली ने इसका नेतृत्व किया। वापस रिपीट करते हैं। मेव किसान आंदोलन 1932-33 में अलवर और भरतपुर में चलाया गया। ये मेव जाति के द्वारा, मेव जाति कौन थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने मीणा जाति के लोगों को धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया, जो मेव कहलाए। अत्यधिक लगान इसका कारण था। नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली थे। 1933 में अलवर में तो आंदोलन सफल रहा और भरतपुर में दबा दिया गया। अब आता है अलवर किसान आंदोलन। देखो, मेव किसान आंदोलन अलग है, अलवर किसान आंदोलन अलग है। ठीक है, मेव किसान आंदोलन तो अभी पढ़ लिया आपने, तो अलवर भरतपुर में चलाया गया था 32-33 में। अब अलवर किसान आंदोलन अलग से है, वो 1924 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन जय सिंह के समय हुआ था। इसका मतलब अलवर के महाराजा थे जय सिंह। इसका कारण जंगली सुअर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। इसका कारण क्या था? सभी का तो लगान से संबंधित है, लेकिन अलवर किसान आंदोलन जो 1924 में जय सिंह के समय शुरू हुआ, उसका कारण था जंगली सुअर। क्या था? जंगली सुअर। ये खेतों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते थे, लेकिन सुअरों को मारने पर प्रतिबंध था, अतः आंदोलन शुरू हो गया। किसान की फसलों को नष्ट कर रहे थे सुअर, और सुअरों के मारने पर प्रतिबंध था। इसको लेकर के किसानों ने आंदोलन किया अलवर में 1924 में।
1925 में मांगों को मान लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, याद रखना है, सिंपल है। लेकिन मेव किसान आंदोलन अलग है, 32-33 में शुरू हुआ। अलवर किसान आंदोलन अलग है, जो 1924 में किसको, सुअरों को लेकर के हुआ था। अगला है शेखावाटी किसान आंदोलन 1934। शेखावाटी चूरू, झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र कहलाता है। शेखावाटी किसान आंदोलन 1934 में, यह आंदोलन शेखावाटी क्षेत्र में चलाया गया। इसका नेतृत्व कर रहे हैं हरलाल चौधरी। शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? हरलाल चौधरी। अप्रैल 1934 में इस आंदोलन के दौरान सीकर के कटराथल गांव में 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व हरलाल चौधरी की पत्नी किशोरी देवी ने किया। इसका मतलब किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, ये भी पूछा जा सकता है। तो शेखावाटी किसान आंदोलन से। और कहाँ आंदोलन हुआ, कौन से गांव में शुरू हुआ था? कटराथल गांव में हुआ था। शेखावाटी चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है 1934 में, यह हरलाल चौधरी के नेतृत्व में चलाया गया था। कारण वही अत्यधिक लगान। कब हुआ? अप्रैल 1934 में। कब हुआ आंदोलन शुरू? अप्रैल 1934 में शुरू हुआ। और कटराथल गांव सीकर जिले का, यहाँ 10,000 जाट महिलाओं का नेतृत्व किया था। किसने? हरलाल चौधरी की पत्नी किशोरी देवी ने। ठीक है, अब आता है दूध व खारा किसान आंदोलन। मुख्य किसान आंदोलनों के बारे में बात कर रहे हैं। अगला किसान आंदोलन है दूध व खारा किसान आंदोलन, जो 1920 में हुआ। दूध व खारा पूर्व में बीकानेर राज्य में आता था, वर्तमान में चूरू जिले में स्थित है। महाराजा गंगा सिंह के समय यह आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था वैद्य मग्गाराम ने। दूध व खारा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वैद्य मग्गाराम के द्वारा। यह आंदोलन सफल रहा था। ये भी आ सकता है, क्या यह आंदोलन सफल रहा? बिल्कुल, यह आंदोलन सफल रहा। दूध व खारा पहले जिला था बीकानेर, राज्य था बीकानेर, लेकिन वर्तमान में ये चूरू जिले में। उसमें महाराजा गंगा सिंह थे बीकानेर के, और वैद्य मग्गाराम के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। पानी की मांग हेतु किया गया आंदोलन था, और यह आंदोलन सफल रहा। तो आज हमने राजस्थान में मुख्य जो किसान आंदोलन हैं उनके बारे में पढ़ा। पहले आप इसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे। मुझे आशा है आपके रिवीजन में इस वीडियो का अहम योगदान रहेगा। यद्यपि मैंने लगभग सभी फैक्ट इसमें शामिल किए हैं, फिर भी जो फैक्ट रह गए हैं, खास करके NCERT से और अपने जो भी नोट्स हैं उनके वहाँ से इंक्लूड करके अपनी समरी बना लें और लगातार पढ़ाई जारी रखें। मुझे आशा है आप सभी को इसमें अपेक्षित परिणाम मिलेगा। आपका सहयोग लगातार इसी प्रकार बना रहे। मैं आशा ये भी करता हूँ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यथासंभव सब्सक्राइब करें और कराएं। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।